एफकॉन इंफ्रा एक 65 साल पुरानी कंपनी जो कि वेरियस प्रोजेक्ट पे काम करती है, जैसे कि ये रोड भी बनाती है, रेलवे प्रोजेक्ट भी करती है, हाईवे भी बनाती है, साथ ही साथ ये शिप के लिए पोर्ट भी बनाती है। एंड इसके अलावा ये हाइड्रो प्रोजेक्ट भी लेती है, जिसमें कि हम लोगों को डैम देखने को मिल जाता है, ब्रिज देखने को मिल जाता है, अंडरग्राउंड टनल देखने को मिल जाता है। एंड मेट्रो का भी प्रोजेक्ट बनाती है। एंड अर्बन एंड डेवलपमेंट में मेट्रो लाइन का प्रोजेक्ट हुआ या फिर फ्लाईओवर बनाना हुआ, ये सब काम भी करती है। अब ये कंपनी 5,400 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है। तो इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करेंगे, एंड ये देखेंगे कि क्या आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्या आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा या फिर लॉन्ग टर्म में आपको इसमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो आफ्टर ऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले एफकॉन इंफ्रा के बारे में बात करें तो ये कंपनी 1959 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो मतलब ये कंपनी का ऑलमोस्ट 65 ईयर हो चुका है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे 2023 का डाटा देखें तो ये कंपनी अभी तक 76 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी है। इंडिया के बाहर 15 ऐसे कंट्री है जिसमें कि ये कंपनियों ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। एंड जितना भी प्रोजेक्ट ये कंप्लीट की है उसका अगर वैल्यूएशन निकालें तो वो हम लोगों को 522 बिलियन रुपीज देखने को मिल जाता है। ये यहाँ पे मिलियन नहीं बिलियन में है। इसके अलावा अगर 2023 का ही डाटा देखें तो इसके पास अभी हम लोगों को 67 एक्टिव प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है। एंड ये प्रोजेक्ट भी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी ये कंपनी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही है। एंड टोटल जो इसका ऑर्डर बुक का जो वैल्यू है ये हम लोगों को ऑलमोस्ट 350 बिलियन का देखने को मिल जाता है। अगर इसका ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में बात करें तो ये एशिया में प्रेजेंट है, साथ ही साथ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में भी ये कंपनी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही है। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्टर में वेरियस प्रोजेक्ट पे काम करती है। ऐसा नहीं कि ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बना के बेच देती है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मरीन इंडस्ट्रीज में भी काम करती है, जिसमें कि ये कंपनी शिप के लिए डॉकिंग पोर्ट बनाती है एंड वेरियस प्रोजेक्ट करती है। साथ ही साथ अगर हम लोग सरफेस ट्रांसपोर्ट में देखें तो यहाँ पे हम लोगों को हाईवे देखने को मिल जाएगा, रोड देखने को मिल जाएगा, इंटरचेंजर्स देखने को मिल जाएगा, माइन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा एंड रेलवे भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम लोग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे हम लोगों को मेट्रो वर्क देखने को मिल जा रहा है, ब्रिज देखने को मिल जा रहा है, फ्लाईओवर देखने को मिल जा रहा है। इसके अलावा ये कंपनी गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर काम करती है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट, जिसमें कि हम लोगों को डैम देखने को मिल रहा है, ब्रिजेस देखने को मिल रहा है, टनल देखने को मिल रहा है। मोस्टली ये सारा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा ही ऑफर किया जाता है, तो ये गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर काम करते हैं। तो इसका जो ऑर्डर बुक है ये टाइम टू टाइम आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। एंड लास्ट में ऑयल एंड गैसेस देखने को मिल जाता है। ऑयल एंड गैसेस के रिगार्डिंग जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी ये कंपनी बनाती है। तो आफ्टर ऑल इस कंपनी का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको देख के हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि ये कंपनी अपने सेक्टर में एक काफी पुरानी प्लेयर है। इसके अलावा इसके ऑर्डर बुक में भी हम लोगों को बहुत सा प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि जैसे जैसे कंप्लीट होगा वैसे हम लोगों को इसका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये तो हो गया इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं हम लोग इसके आईपीओ डिटेल के ऊपर एंड वहां पे देखते हैं कि ये कंपनी कैसा आईपीओ लेके आ रही है। अगर हम लोग यहाँ पे एफकॉन इंफ्रा का आईपीओ डिटेल देखें तो इसका जो टोटल साइज होने वाला है ये 5,430 करोड़ का होने वाला है। यहाँ पे हम लोगों को ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू दोनों ही देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मोस्टली जितना भी आईपीओ आता है जिसमें कि ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू दोनों ही देखने को मिलता है, तो वहाँ पे फ्रेश इशू का क्वांटिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल से जितना भी पैसा आएगा वो इस कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है, एंड जितना पैसा फ्रेश इशू से उठेगा वो ये कंपनी के पास जाएगा, वो ये कंपनी यूज करेगी अपने आप को एक्सपेंड करने में या फिर जिनका जो भी काम होगा उसको करने में। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि इसका जो ऑफर फॉर सेल का जो क्वांटिटी है ये हम लोगों को 4,180 करोड़ का देखने को मिल जाता है एंड फ्रेश इशू सिर्फ और सिर्फ 1,250 करोड़ का। ये आईपीओ का ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा अमाउंट ऑफर फॉर सेल है, मतलब कि इस आईपीओ से जितना भी पैसा उठेगा उसमें से 70% तो सीधा सीधा प्रमोटर के पास चला जाएगा एंड सिर्फ 25 to 30% ही इस कंपनी के पास जाएगा, जो कि ये अपने आप को एक्सपेंड करने में या फिर इसका जो भी काम पेंडिंग होगा उसको करने में यूज करेगी। अब अगर इसके प्राइस रेंज के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो अपर रेंज रखा गया है ये हम लोगों को 463 रुपीज़ देखने को मिल जाता है एंड एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे 44 रुपीज़ का डिस्काउंट होगा। इसके अलावा एक लॉट में आपको 32 शेयर मिलेगा एंड एक लॉट के लिए जो आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,816 रुपीज़ का है। इसका भी फेस वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को 10 रुपीज़ पर शेयर देखने को मिलता है एंड यहाँ पे रिटेल ट्रेडर लोगों के लिए जो अलॉटमेंट है ये 35% का है।
यहाँ पे लॉट साइज के बारे में भी हम लोग और भी बात करने वाले हैं, बट उसके पहले जो इसका शेड्यूल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आईपीओ का जो ओपनिंग डेट है ये हम लोगों को 25 अक्टूबर देखने को मिल जाता है एंड 29 अक्टूबर तक आप इसमें बीडिंग कर सकते हैं। अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिलता है तो 31 अक्टूबर को जो शेयर है वो आपके डिमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा एंड अगर आपको शेयर नहीं मिलता तो फिर उसी दिन जो रिफंड है वो इनिशिएट हो जाएगा। इसके अलावा इसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट हम लोगों को 4 नवंबर देखने को मिल जा रहा है। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, तो यहाँ पे एज ए रिटेलर आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका कि आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट 1,92,608 रुपीज़ का होगा एंड अगर आप यहाँ पे 13 लॉट से ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप यहाँ पे HNI की कैटेगरी में आ जाएंगे और HNI के तौर पे आप मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए कि आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट 9,92,672 रुपीज़ का होगा। अब अगर देखें कि ये कंपनी अपना आईपीओ क्यों लेके आ रही है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये आईपीओ लॉन्च करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये अपने आप को एक्सपेंड करने वाली है एंड परचेज करने वाली है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ये कंपनी ऑलरेडी 65 साल पुरानी, फिर भी इसको और भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट चाहिए। इसके अलावा लॉन्ग टर्म वर्किंग के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट है एंड अगर उसके बाद पेमेंट एंड रीपेमेंट करने वाली है जो भी इस कंपनी के पास लोन है एंड लास्ट में हम लोग देख सकते हैं जनरल कॉर्पोरेट वर्क। इसके अलावा इस कंपनी का जो बोरोइंग है, जो इस कंपनी ने लोन लिया है, उसमें भी हम लोगों को सडनली इंक्रीमेंट देखने को मिला है, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम लोग एफकॉन इंफ्रा के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोगों को यहाँ पे 3 साल का डाटा कंप्लीट ईयर का दिया गया है एंड ये 2024 का जो डाटा है ये इनकम्प्लीट है। ये मार्च 2022 देख लीजिए, मार्च 23 देख लीजिए एंड मार्च 24, यहाँ पे 3 साल का डाटा कंप्लीट है। तो अभी हम लोग यही तीन ही साल का डाटा को कंपेयर करने वाले हैं। तो मार्च 2022 में इसका जो एसेट है ये हम लोगों को ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का देखने को मिल रहा था। इसमें हर एक ईयर ऑलमोस्ट 2,000 का हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग इसका रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू में भी हम लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ का इंक्रीमेंट हम लोगों को पर ईयर देखने को मिल जा रहा है। बट इसके रेवेन्यू में एक्सपेंस को माइनस कर दें, जितना ये कंपनी कमा रही है तो उसके बाद जो ये खर्चा करती है वो सबको माइनस करने के बाद, टैक्स वैक्स पे करने के बाद इसके पास जो प्रॉफिट बचता है ये हम लोगों को 357 करोड़ देखने को मिल जाता है। तो ये जो परसेंटेज है ये ऑलमोस्ट 3 से 4% का ही हम लोगों को देखने को मिलता है। वापस अगर देखें तो 2023 में ये कंपनी ऑलमोस्ट 12,850 करोड़ कमाती है, जिसमें कि इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ 400 करोड़ के आसपास बचता है। एंड 2024 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू है ये हम लोगों को 13,650 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। उसके बाद ये एक्सपेंस को माइनस कर दें एंड जितना भी टैक्स है वो सबको पे करने के बाद इस कंपनी के पास जो रेवेन्यू बचा ये सिर्फ और सिर्फ 450 करोड़ के आसपास है। तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है ये हम लोगों को 2.5 से लेकर 3% के आसपास का ही देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करें इस कंपनी के नेटवर्थ के बारे में तो ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्लोली करके इंक्रीज हो रहा है एंड साथ ही साथ इसका जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हो रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पार्ट इसके बोरोइंग में देखें कि इसका जो पहले कर्ज था वो 2022 में एंड 23 में ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ के आसपास था, जो कि अभी डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। अभी इसका जो बोरोइंग कर्ज है ये हम लोगों को 3,365 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। माना कि इस कंपनी के पास जो सरप्लस है वो ऑलरेडी 3,342 करोड़ है, बट इसके पास जो लोन है, जो इस कंपनी ने कर्ज उठाया है वो भी 3,000 करोड़ से ऊपर का ही है। इसके अलावा इस कंपनी का जो कर्ज है ये पिछले 1.5 साल में 2 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। तो ये हम लोगों को एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला। एंड दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये कि इस कंपनी का जितना भी शेयर इशू किया जा रहा है उसमें 75% हम लोगों को ऑफर फॉर सेल देखने को मिला। सिर्फ और सिर्फ 20% के आसपास ऐसा शेयर है जो कि फ्रेश इशू है। अब अगर बात करें इसके वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो इसका जो EPS है, अर्निंग पर शेयर, ये 12.23 देखने को मिल जाएगा। एंड इसका अगर हम लोग PE रेशियो देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 38 के आसपास। इसका ROCE हम लोगों को ठीक ठाक ही देखने को मिल जाए, 20% से ऊपर इसका ROCE। डेट टू इक्विटी रेशियो भी कंट्रोल में है, 1 के नीचे है। एंड इसका जो EBITDA परसेंटेज है ये अभी हम लोगों को 11.60 देखने को मिला है। बट इसका अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को 3% के आसपास ही देखने को मिल रहा है। अब अगर एफकॉन इंफ्रा के GMP के बारे में बात करें तो ये एक टाइम पे 225 चल रहा था, जो कि अभी गिर के सिर्फ और सिर्फ 45 हो चुका है। तो इसका जो GMP है ये लगातार हम लोगों को गिरते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अभी का जो GMP परसेंटेज चल रहा है ये 10% से भी नीचे का है। इस कंपनी के रिगार्डिंग हम लोगों को कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी देखने को मिल जाता है एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट। पहले हम लोग पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। पॉजिटिव पॉइंट में सबसे पहले ये आ जाता है कि ये काफ़ी पुरानी कंपनी है। सेकंड, कि इस कंपनी के पास अभी ऑर्डर बुक में ऑलरेडी 67 प्रोजेक्ट पेंडिंग है। थर्ड पॉइंट ये कि ये वेरियस सेक्टर में काम करती है। एंड फोर्थ पॉइंट हम लोगों को ये देखने को मिल जाता है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोजेक्ट इशू किया जाता है उस पर भी काम करती है।
चार हम लोगों को पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल गया। अब हम लोग नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका जो इशू साइज है उसमें से ज़्यादा हिस्सा हम लोगों को ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है। एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे प्रमोटर के पास जाने वाला है, कंपनी के पास बहुत कम ही पैसा जाने वाला है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस कंपनी का जो बोरोइंग है ये पिछले 1.5 साल में दोगुना से भी ज़्यादा हो चुका है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे यह रहता है कि इसका जो GMP है ये डे बाय डे करके डिक्रीज ही होते जा रहा है। एंड जैसा इसका IPO डिटेल हम लोगों को देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से इस IPO में आपको मैक्सिमम 10 to 15% का ही लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। चांसेस ये भी है कि ये जो इशू प्राइस है उसके आसपास ही जाके लिस्ट भी हो। अब अगर बात करें कि क्या आपको ये IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे आप बिल्कुल इस IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो आपका फुल क्वांटिटी है उसमें अप्लाई ना करें। आप यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वांटिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफ़ी अच्छी दिख रही है, बट अभी शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन में आपको इस कंपनी से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।